हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में हम पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा जो एल्गी होती हैं, एल्गी के आपने बेसिक कैरेक्टर देखे कि एल्गी में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे पाया जा रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे पाया जा रहा है। साथ ही हमने क्या किया, एल्गी की इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। हम एल्गी को क्यों स्टडी कर रहे हैं, एल्गी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये सब चीज़ें हम देख रहे थे। इसी के साथ आज हम बात करेंगे एल्गी के प्रकार के बारे में। अलग अलग प्रकार के एल्गी हमने देखे। हमने कहा रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है और ग्रीन एल्गी होती है। देखेंगे तीनों प्रकार की एल्गी में क्या डिफरेंस है। सिर्फ पिगमेंट का डिफरेंस होता है या और भी यहाँ पे डिफरेंस आते हैं, तो एक एक करके इन सभी को स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी के बारे में। और हमने कहा किंगडम प्लांटी को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अलग अलग जो पार्ट हमने देखी थी वो कौन सी देखी थी, हमने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास आता है एल्गी, और एल्गी को हमने थैलोफाइटा भी कहा था। क्यों थैलोफाइटा कह रहे, क्योंकि थैलोफाइटा का मतलब होता है कि जिसकी थैलेस जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैले जैसी संरचना है, अलग से कोई ऑर्गन नहीं आया है, अलग से कोई स्ट्रक्चर यहाँ से नहीं निकला है, ठीक है। थैले जैसी बॉडी है, इसीलिए थैलोफाइट हम कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे किसकी, ब्रायोफाइट की, टाइडोफाइट की। तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर पढ़ते चले जा रहे हैं। किसको हमने कहा है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टाइडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी तक आपने बात की है अलग अलग प्रकार के ग्रुप के बारे में, और हमने बात की है यहाँ पे ग्रीन एल्गी के। हम एल्गी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपने हैबिटाट पढ़ा है। नेक्स्ट आपने प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ा है, न्यूट्रिशन और पिगमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, और साथ ही आपने रिप्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। हम देख रहे हैं कि एल्गी की इम्पोर्टेंस क्या है। जब हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है किसी भी चीज़ की, तब हम क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, आपने देखा होगा हम जो भी पढ़ते हैं, आपने देखा होगा हम जो भी पढ़ते हैं उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है। दो चीज़ें होती हैं, या तो कोई इम्पोर्टेंस होती है या कुछ हार्मफुल इफेक्ट होता है। जैसे कि हमने कहा वायरस। अब वायरस क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों को कॉज करता है। ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, फंगस भी होती हैं। तो जो यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो हमें बीमार भी कर रहे हैं, हमारी हेल्प भी कर रहे हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो, यानी कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। तो हमने कहा दोनों होते हैं, तो दोनों ही एस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, लाभदायक है, तो उससे हम लाभ को प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसे स्टडी करेंगे। हमें जितनी नॉलेज उसके बारे में होगी उतना हम बेनिफिट यहाँ से ले सकते हैं। अब हमने कहा कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है तो उसे हम स्टडी क्यों करें, ताकि हमें जो नुकसान पहुंच रहे हैं उसका हम निवारण कर सकें। आपको ये पता है कि आपको यहाँ पे कोल्ड हो रहा है, ठीक है, कॉमन जो कोल्ड हो रहा है, या फिर हमने कहा कि किसी बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारी है, तो आपको पता है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल हम टीबी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बैक्टीरिया से होता है। तो हमें इतना पता है कि बैक्टीरिया से ये डिजीज हो रही है, तो उसका उपचार भी हमें पता होगा, ठीक है। हमने कहा कोल्ड हो रहा है, तो कोल्ड किससे हो रहा है, यहाँ पे वायरस से हो रहा है, तो हमें उसका फिर ट्रीटमेंट पता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि अगर आपको कॉज पता है, अगर आपको कारण पता है, तभी आप उसका निवारण कर सकेंगे। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, चाहे कोई बेनिफिशियल है, चाहे कोई क्या है, हार्मफुल है। यानी दोनों ही एस्पेक्ट में उस चीज की नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। तो एल्गी का भी सेम यही है। एल्गी क्या होती है, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होती है, और एल्गी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं एल्गी के हमारे पास। हमने कहा एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड एज दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे पहले तो एल्गी यानी कि शैवाल को भोजन के रूप में यूज किया जा रहा है। और आपने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट इनमें क्या होता है, अच्छी मात्रा में होता है। आप समझ रहे हैं, आपने पढ़ा था न्यूट्रिएंट के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। और दो प्रकार के पोषक तत्वों की हमने बात की थी। हमने कहा था मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। अब आप मुझे, तो हमने क्या बात की है, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो आपको ये पता है कि जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या है, यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। और हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, देखिए छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है।
तो ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन से हमें क्या मिल रहा है, फैट से क्या मिल रहा है, अलग अलग जो विटामिन है, कौन सा विटामिन किस ऑर्गन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, और वो कहाँ पे पाया जा रहा है, एल्गी में वो अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या बात है, हमने कहा विटामिन एंड फ्यू अदर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा इज द चीफ सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब इसमें कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, हमने कहा कि हमारे लिए विटामिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एल्गी यानी कि शैवाल में कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरम, यानी स्पाइरोगायरा को क्या है, भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा है एल्गी रिलीज लॉट ऑफ ऑक्सीजन इनटू वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने क्या कहा था, जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, जितनी भी फोटोसिंथेसिस है, 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो एल्गी ही कर लेती है, बाकी के जो 50% या उससे कम का परसेंट बचा है वो जो अदर प्लांट है वो करते हैं। तो हमने क्या कहा, आपने बड़े बड़े पेड़ देखे हैं, आपने अलग अलग प्रकार के पौधे देखे हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, हमने कहा एल्गी कर रही है। और फोटोसिंथेसिस जब हुई तो हमें क्या मिली, हमें यहाँ पे क्या मिली, ऑक्सीजन मिली। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का क्या यूज होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी कि श्वसन के रूप में हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब हमने सांस ले लिया, हमने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, लेकिन उसके बाद उसका यूज क्या होता है वो भी आपको क्या करना है, पता होना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आप क्या करेंगे, पता करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो हम क्यों ले रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन हमारे लिए, क्या करती है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा दिस इज द सोर्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या होगा, पानी में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं वो कौन कर रहे हैं, ग्रीन एल्गी ही कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगार अगार इज यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ अ आइसक्रीम एंड जेलीज, फॉर एग्जांपल जेलिडियम। अब देखिए आपको एक सब्सटेंस बताया गया है अगार अगार, तो अगार अगार क्या होता है, उसका यूज किया जाता है, जैसे जो जेली होती है या जो आइसक्रीम बन रही है उसमें उसका यूज किया जा रहा है। तो आपने क्या देखा, न सिर्फ भोजन के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, बाकी जो अदर प्रोडक्ट हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, एल्गी का यूज कर रहे हैं। चलिए, अब साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो अगार अगार है वो कहाँ से प्राप्त होता है, एल्गी से प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपके पास कितनी प्रकार की एल्गी हैं, हमने कहा हमारे पास 3 प्रकार की एल्गी हैं, जिसमें रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी आती हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम एक एक करके एल्गी को पढ़ रहे होंगे, एक एक एल्गी के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब आप एग्जाम्पल देखेंगे और तब आपको पता चलेगा अगार अगार क्या है, किसका एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा एल्गी आर च्यूड इनसाइड ऑफ इंस्टेड ऑफ अ टोबैको, फॉर एग्जाम्पल है रोडोमिनियन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एल्गी है उसे टोबैको की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, चबा भी सकते हैं। एल्गी आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर सम प्रोडक्ट्स लाइक शुगर, सोप, सीमेंट, रबर, ब्लॉटिंग पेपर एक्सेट्रा। अब आप देखिए कि एल्गी से कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, शुगर से लेकर के यहाँ पे ब्लॉटिंग पेपर तक सारा किससे बन रहा है, एल्गी से बन रहा है। नेक्स्ट हमने कहा एल्गी आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब क्या है, ये जो एल्गी है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक है, एनाबीना है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, सम एल्गी आर यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ अ मेडिसिन, यानी कि कुछ एल्गी से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेडिसिन भी बनाते हैं, यानी कि दवाइयों का निर्माण भी करते हैं। चलिए, तो क्या क्या चीजें हमने स्टडी किया, हमने कहा खाद्य श्रृंखला में शैवाल प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है, अब आपने ये भी देखा था कि ये क्या है, जो कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर पा रहे हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। हमने कहा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। सभी जलीय जंतुओं के भोजन चक्र का आधार शैवाल से बनता है।
पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये वही चीजें हैं जो आपको पहले बताई गई थी कि हमने कहा है कि ये प्राथमिक उत्पादक क्यों है। जो भी स्वपोषी होंगे, जो भी ऑटोट्रॉफ होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उसके आधे से ज्यादा हिस्सा कौन यहाँ पे कर रहा है, हमने कहा शैवाल कर रहे हैं। वायु और जल के शुद्धिकरण में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ शैवाल खाने योग्य होते हैं जैसे क्लोरेला, लैमिनेरिया, पोर्फिरा, सार्गेसम, अल्वा एंड स्पुरिना। ठीक है, कुछ शैवालों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है जैसे कि लैमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, भोजन के रूप में हम कर रहे हैं, हम चारे के रूप में कर रहे हैं, और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन के पूरक के रूप में भी काम करती है जैसे कि क्लोरेला। आपको मैंने पहले बताया था क्लोरेला को हम स्पेस एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्लोरेला को एज अ फूड वहाँ पे यूज करते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने कहा लाल शैवाल से एल्जिन और कैल्जियनिन प्राप्त होता है जो जल धारण करने वाले पदार्थों या हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कहा, हमने कहा कि जो रेड एल्गी होते हैं, रेड एल्गी से हमें क्या मिलता है, एल्जिन मिलता है। इसी के साथ हमने क्या बात की है, हमने कहा अगार गैलिडियम और ग्रेसिनेरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगार कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, अगार जेलिडियम और ग्रेसिनेरिया कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमने कहा एल्गी से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ऊतक संवर्धन प्रयोगों में संवर्धन माध्यम तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। टिश्यू कल्चर की यहाँ पे बात हो रही है, इसमें औषधीय गुण होते हैं क्योंकि इनमें एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं जैसे क्लोरेला हो गया है और पॉलीसिफोनिया हो गया है। खनिजों के स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने कहा कि क्या है, इन्हें हम भोजन में यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या मिल रहे हैं, विटामिन भी मिल रहे हैं, हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। जैविक अनुसंधान में ये क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस आती है किसकी, यहाँ पे एल्गी की। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि हमने भोजन के रूप में वो उपयोग किया। जब यहाँ पे क्या है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भी अपने भोजन में एल्गी को यूज कर रहे हैं, हम मेडिसिन भी उससे बना रहे हैं। नेक्स्ट टर्म का हम अलग अलग प्रोडक्ट में भी एल्गी को यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम जेली बनाने के लिए, तो कहीं पे हम आइसक्रीम में उसका यूज कर रहे हैं। इसके अलावा एल्गी हमें क्या दे रही है, हमने कहा ऑक्सीजन दे रही है, हम चारे के रूप में एल्गी का यूज कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं कि एल्गी हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी का वर्गीकरण। ठीक है, एल्गी हमने कहा था कि क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है जिसमें 3 प्रकार की बात हम करते चले आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार की एल्गी है। हमने कहा पहली आती है क्लोरोफाइसी, दूसरी आती है फियोफाइसी, तीसरी आती है रोडोफाइसी। ठीक है, अब क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। हमने कहा ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। फियोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी को हम क्या कहते हैं, रेड एल्गी। ठीक है, क्लोरोफाइसी आपको पता है, क्लोरो का मतलब होता है, इसका मतलब है किससे, क्लोरोफिल से। क्या कहते हैं क्लोरोफिल को, हमने कहा क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे क्लोरो शब्द आ गया इसका मतलब है कि ये क्लोरोफिल से रिलेटेड है। ठीक है, क्लोरोफाइसी का मतलब है ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी आपको पता है, यानी कि हरा शैवाल हम जिसे कह सकते हैं, कह सकते हैं इसे हम हरा शैवाल। उसके बाद फियोफाइसी आपको याद करना पड़ेगा, फियोफाइसी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, यानी कि भूरा शैवाल। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे रोडोफाइसी है। रोडोफाइसी से आप क्या करेंगे, आर से रेड, आर से रोडोफाइसी। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, यानी कि लाल एल्गी, लाल शैवाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि हमारे पास 3 प्रकार की एल्गी पाई जाती है। अब हमने ये देखना है कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें क्या है विभिन्नता है, क्या क्या इनमें समानताएं हैं। देखिए,
अगर हमने यहाँ पे डिवीजन किया है, वर्गीकरण किया है, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कोई ना कोई विभिन्नता यहाँ पे होगी, तभी हमने क्या किया है, अलग अलग पार्ट में इन्हें डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए अगर इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, कोई भी विभिन्नता नहीं होती, तो इन्हें अलग अलग पार्ट में रखने का कोई मतलब नहीं होता है, अलग अलग वर्ग हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका इनमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में, और जिसे हम हरा शैवाल कहते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफाइसी आ जाती है, और क्लोरोफाइसी के बेसिक से हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर आ जाते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने कहा इन क्लोरोफाइसी द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर एज इन क्लेमाइडोमोनास और colonial as in volvox और filamentous as in Spirogyra। क्या आपको बात बताई गई है, देखिए ध्यान दीजिए। कहा गया है कि जो ग्रीन एल्गी होती है वो एक कोशिकीय भी होती है, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल क्या यहाँ पे दिया गया है, हमने कहा यूनिसेलुलर भी होती है, क्लेमाइडोमोनास, आपने बहुत बार क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल देख लिया है। ठीक है, हमने क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल कब लिया था, जब हम वहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, हमने कहा बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं, हमने कहा फ्लैजिला जिसमें पाए जा रहे हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड एल्गी कौन है, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, कैसी है क्लेमाइडोमोनास, हमने कहा यूनिसेलुलर है। और क्लेमाइडोमोनास क्या है, अब आपको पता चल गया है कि क्लेमाइडोमोनास है ग्रीन एल्गी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, और उसका एग्जाम्पल हमने वॉलबॉक्स में लिया था। इस प्रकार से क्या कहा गया था, मैंने कहा इस प्रकार से क्या होती है, कॉलोनी बना के रहते हैं इस प्रकार से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा। क्या है स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस होते हैं, यानी कि जो हरा शैवाल होता है वो कैसे होंगे, क्लोरोफाइसी में पौधे का शरीर क्लेमाइडोमोनास की तरह एक कोशिकीय या वॉलवॉक्स की तरह कैसा होता है, कॉलोनियल होता है। यहाँ पे क्या होगा, कॉलोनी में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, छोटा छोटा क्या बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। या स्पाइरोगायरा की तरह कैसा होगा, फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें क्या, जो भी क्लोरोप्लास्ट होगा, यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल औरों में भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, जो पिगमेंट है वो अलग अलग वहाँ पे हो जाते हैं। तो हमने कहा कि जो हरा शैवाल होता है, ग्रीन एल्गी है, उसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग शेप के यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ जाते हैं। कह रहे हैं डिफरेंट शेप फॉर क्लोरोप्लास्ट, रिबन शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा में। क्लोरोप्लास्ट की क्या होती है, अलग अलग शेप होती है, कुछ डिस्क शेप के होते हैं, अलग अलग शेप यहाँ पे आती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, हमने कहा कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमने कब देखा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, आपने कब पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, और हमने लीफ का डायग्राम देखा था। लीफ की जब हम मेसोफिल सेल को स्टडी कर रहे थे, तब हमने किसकी बात की थी, ग्रैनम की बात की थी, ग्रैना की बात की थी। और वहां भी आपको पता होना चाहिए कि अगर वहां पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा होगा। ये आपके पास क्या आते हैं, क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग क्या आती है, शेप आती हैं। अगर हम बात करें, ये क्या आपके पास क्लेमाइडोमोनास है, पहली इमेज आपके पास क्या है, क्लेमाइडोमोनास की दिखाई गई है। कैसी है यहाँ पे, अभी आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप क्या है, कप जैसा। ठीक है, कैसा है, कप जैसा आपको दिखाई दे रहा है। जहां पे आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, जहां पे आपको क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक दिखाई दे रहा है, आप उसी शेप पे ध्यान देंगे। पहली शेप आपको कप शेप दिखाई गई है। ठीक है, दूसरी डिस्कॉइड है, कहाँ पे पाई जा रहा है, इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तीसरा शी शेप है, इस प्रकार से आपने देखा, ये वाली जो शेप आपको दिखाई दे रही है शी शेप है। ठीक है, चौथा है यहाँ पे रिबन शेप, आपको ये पूरा क्या है, क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है। रेटिकुलेट वाले में क्या है, ये आपका क्लोरोफिल है। जो भी आपको हरा भाग दिखाई दे रहा है, ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, वो वहां पे क्या है, क्लोरोफिल को इंडिकेट कर रहा है। और शेप आप देखिए, जैसे कि स्पाइरल शेप आप देख रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या आती हैं, अलग अलग शेप आती हैं किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। आपकी बुक में एक लाइन दी गई है कि क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे क्या होता है, शेप अलग अलग होता है। ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है, ग्रीन एल्गी की। सारे कैरेक्टर लिखते चले जाइए। आपने देखा कि जो ग्रीन एल्गी होती है वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, फिलामेंटस होती है, यहाँ पे कॉलोनी में रहती है। इसी के साथ मेन पिगमेंट की हम बात करें, जो मुख्य वर्णक होता है, क्लोरोफिल ए और बी। यहाँ पे जो मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस को पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल, वहाँ पे जो भी पिगमेंट होते हैं वो क्या मिलके क्या बनाते हैं, एंटीना बनाते हैं। लेकिन उनमें से एक मेन होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या करते हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और बी है। किसकी बात हो रही है, ध्यान दीजिए, ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। इसी के साथ आपको क्या करना है, ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जाम्पल भी देखने हैं। जैसे कि आपको क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल दिया गया है, वॉलबॉक्स का एग्जाम्पल दिया गया है, स्पाइरोगायरा का आपको एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए, अब आपको शेप बताई गई है, वही शेप जो आपने कुछ देर पहले देखी थी। हमने कहा था गिडल शेप की होती है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि जो गिडल शेप होगी वो यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। कप शेप क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में क्या पाया जाता है, कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट क्या है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अलग अलग प्रकार के आपने प्लास्टिड पढ़े हैं। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में कैसे होंगे, जो रंगीन वर्णक होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट की आप बात करें, हमने कहा कलरलेस होते हैं। क्या फंक्शन होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है। ध्यान दीजिए, सारी चीजें आपको क्या करनी है, रिवाइज करते चले जानी है। नेक्स्ट हमने कहा स्टार शेप होता है, जैगनेमा में डिस्क शेप होता है। उसके बाद हमने कहा रेटिकुलेटेड होता है ऊडोगोनिया में। तो इस प्रकार से आपके पास इमेज में क्या बता रखे हैं, अलग अलग शेप, जो कि आपने कुछ देर पहले यहाँ पे देखी थी। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, देखिए हमने कहा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड बी। जो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषक वर्णक होता है क्लोरोफिल ए और बी है, जो कि मेन पिगमेंट के रूप में भी आपसे पूछे जाते हैं कि मुख्य जो वर्णक है वो क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सम आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब यहाँ पे जो भोजन का संग्रह हो रहा है, या तो वो स्टार्च के रूप में होता है, या फिर वो क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी कि तेल की बूंदों के रूप में यहाँ पे क्या होता है, भोजन का संग्रह किया जाता है। किसमें, ग्रीन एल्गी की बात हो रही है। सिर्फ एल्गी की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ध्यान रखेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप सिर्फ एल्गी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ग्रीन एल्गी के बारे में ही आप क्या करेंगे, लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास रेड एल्गी आती है और ब्राउन एल्गी आती है, उसे हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट विच आर स्टोरेज बॉडीज। पायरेनॉइड पाए जाते हैं, इनमें क्या होते हैं पायरेनॉइड, देखिए क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर आप देखेंगे आपकी बुक में अगर दिया गया है तो, वरना आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। हमने बहुत बार क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लिया है, यहीं पे देख लीजिए। और आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो बीच में आपको गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्या होता है ये, पायरेनॉइड होता है, ठीक है, पायरेनॉइड। और पायरेनॉइड में क्या होता है, इस प्रकार से ये है, आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाया आपने। और बाहर की जो लेयर है, ये वाला बाहर की जो लेयर है, इसमें क्या पाया जाता है, हमने कहा ये स्टार्च की है। और इसके अंदर वाले पार्ट में क्या होगा, प्रोटीन होगा। पायरेनॉइड क्या करते हैं, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। यही आपको बताएगी कि पायरेनॉइड क्या कर रहे हैं, भंडारण का काम करते हैं। तो पायरेनॉइड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आउटर पार्ट है और एक क्या है, इनर पार्ट है, ठीक है। ये जो आउटर पार्ट है, इसमें हमने क्या बोला, स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च होगा। और जो इंटरनल पोर्शन है उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपके पास एमसीक्यू में आ सकते हैं कि जो पायरेनॉइड्स होते हैं उसकी जो आउटर बॉडी है, आउटर पार्ट है और इनर पार्ट है, उसमें क्या क्या वहाँ पे स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। और लास्ट आपको क्या बता रखा है, द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पैक्टोज। यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और बाहरी परत पैक्टोज से बनी होती है, पैक्टिन जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है ग्रीन एल्गी के बारे में। आई होप आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ से पूछ सकते हैं।
तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।